हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद क्लास ले रही हूँ। हम जैसे कि एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक कंप्लीट कर रहे थे। उसमें 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं अपना 10 चैप्टर कंप्लीट करूंगी और 10 चैप्टर आपको समझाऊंगी। जो 10 चैप्टर है वो है गति एवं दूरियों का मापन। और इतने दिनों बाद पहले मैं अपलोडेड क्लासेस डाल रही थी, उसमें भी आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। अगर नहीं सीखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। साइंस की वहां पे पढ़ाई गई काफी सारी क्लासेस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही ये एनसीईआरटी की बुक्स की और भी क्लासेस अगर आपने नहीं ली हैं, जैसे 9 चैप्टर तक आपने नहीं लिया है, कोई सा चैप्टर रह गया है, तो आप वहां पे भी जाके अलग से एक प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी की पूरी सारी वीडियो डली हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा 10 चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। हम इसमें गति पढ़ेंगे और गति के साथ साथ जो दूरियां होती हैं उसका मापन कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। जो ग्रीष्म अवकाश में जहां जहां घूमने गए उसके बारे में चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। तो उसने एक बच्चा था, उसमें उसने बताया कि मैं पहले रेलगाड़ी से गया, फिर बस से मैंने यात्रा की, अंत में बैलगाड़ी का उपयोग किया। एक विद्यार्थी ने वायुसेना यानी कि हवाई जहाज से यात्रा की और एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। यानी सब आप बच्चे अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे कि कहाँ कहाँ वो गर्मी की जो छुट्टियां थी उसमें गए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है। यानी छोटे पहियों के जो वाहन दिए गए थे समाचार पत्र में, वो पढ़ने को कहा, जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे। यानी मंगल ग्रह पर आप भी जानते हैं जैसे चंद्रयान का ऐसी तरीके से मंगल ग्रह पे जो यान है उस पे चले थे और प्रयोग भी किए गए थे। उन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया जाता है। यानी अंतरिक्ष यान के बारे में पढ़ने को कहा मैम ने। और इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। आप समझ रहे हैं। कई बच्चों ने अपना बताया कि गर्मी की छुट्टी में हम रेलगाड़ी से, बस से, इससे यात्रा कर रहे। मैम ने ये भी बोला, मैम ने कहा कि समाचार पत्र पढ़ो कि हम भाई मंगल तक यात्रा कर चुके हैं, मंगलयान तक हो चुके हैं, तो कैसे गए हैं, तो वो छोटे छोटे पहिए किस तरीके से मंगलयान तक पहुंचते हैं, उसके लिए हम एक अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं, उसके बारे में बताया, पढ़ने के लिए कहा। फिर पहेली जो प्राचीन कहानियां जो पढ़ रही थी तो उसमें ये जानने की कोशिश करने लगी पहेली कि प्राचीन समय में प्राचीन भारत के जो लोग थे वो किस तरीके से जाते थे। तो ये जानने के लिए तो यातायात की कहानी को समझते हैं हम। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं होते थे। आप भी जानते हैं कि पहले लोग ज्यादातर साधन नहीं होते थे कि ट्रेन है या इनसे है, नहीं, पैदल चलते थे। वो क्या चलते थे? पैदल। तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। अगर आप जो देखें अगर पुराने टाइम के, तो ऐसे ही बैलगाड़ी या इस तरीके से घोड़ा या गधा, ये इस तरीके से मतलब सामान अपना एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उसके लिए जानवरों का ज्यादा इस्तेमाल यानी पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नाव का उपयोग ज्यादा किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नाव बनाई जाती थी और उसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ के नाव की आकृति बनाना सीख लिया और ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृति को एक सदृश्य थी। आप भी जानते हैं कि नाव की आकृति कुछ इस तरीके की, मैं इसमें अपना कर्सर, मेरा ये माउस थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा दिखा सकूं कुछ इस तरीके से, क्योंकि अरे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। आप भी थोड़ा सा समझ गए होंगे कि जिस तरीके से नाव होती है कुछ लगभग है ना, जो जीव रहते हैं यानी मछली के कुछ स्टाइल में रहती है, पीछे से नौकाकार होती है बिल्कुल एकदम इस तरीके से।
चलो थोड़ी थोड़ी बन गई है ना। तो ये इस तरीके से आगे की तरफ इस तरीके से पूरा पहना होता है जैसे मछली का आकार। तो उसी आकृति के सदृश्य थी। अध्याय 8 एवं अध्याय 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति के संबंधित हम क्या कर सकते हैं बच्चों, चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अध्याय 8 और 9 नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां पे। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए की डिजाइन में सुधार किया गया है और पहिए पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी, जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति का उपयोग करते थे, यानी तांगे का या बैलगाड़ी है ना, बैल का निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से जब भाप का इंजन बना बच्चों, तो उस आविष्कार से एक नई शक्ति का स्रोत समावेश हुआ, यानी कि अब भाप का इंजन बन गया तो अब जानवरों पर निर्भरता कम हो गई। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। अब रेल की पटरियां भी बनी गाड़ियां बनाने के लिए। देखिए आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे पहियों का इस्तेमाल आज भी होता है, पहले भी, और पहले पशुओं का इस्तेमाल ज्यादा होता था। फिर धीरे धीरे इस तरीके से ट्रेन का निर्माण हुआ और इस तरीके से परिवहन के साधनों में भी क्या हुआ, विकास हुआ। इसके पश्चात स्वचालित वाहन बनाए आए और जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग करने लगे। पहले तो हाथों से ही चाबुक और उनसे ही चलाते थे, अब क्या है, अब मोटर चलने लगी। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का भी क्या हो गया बच्चों, विकास हो गया। यानी हवा में भी हम एक यान बन गया कि हवा के थ्रू हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, जिनमें बाद में सुधार किए गए। इन्हें यात्री और सामान ले जाने के योग्य बनाया गया। और विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल और एक पटरी रेल, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वायुयानों का तथा अंतरिक्ष यानों का 20वीं शताब्दी तक कुछ योगदान रहा। तो 20वीं शताब्दी तक काफी हमने उन्नति कर ली, काफी सारी चीजों का निर्माण हो गया। परिवहन में विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। देखिए चित्र 10.1 जो है हमारा 10.1 है। तो देखिए इसमें से इसमें काफी सारे वाहन दिखाए गए हैं और इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप कर लीजिए कि कौन सबसे पहले, आप भी जानते हैं सबसे पहले बैलगाड़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो आप एक एक करके क्रम में लगा सकते हैं कि फिर किसका हुआ, फिर किसका निर्माण हुआ। अब देखिए क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है। बैलगाड़ी का उपयोग थोड़ा सा आजकल हम क्या करने लगे, कम करने लग गए। उपयोग किया जाता है अभी भी, गांव में चलते हैं पर लेकिन बहुत कम, अब तो बहुत ही कम। आपने कितनी दूरी तय की, ये डेस्क कितना चौड़ा है, मतलब अब हम दूरी के बारे में, दूरी कैसे मापेंगे इसके बारे में, अभी तो हमने यातायात की चीजों के बारे में समझा, अब हम दूरी के बारे में समझेंगे बच्चों। लोग ये कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं। आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? क्या आप पैदल ही जाते हैं या अगर आपके घर के आसपास ही बाजार है तो आप पैदल जाके भी ले सकते हैं। अगर दूर है तो फिर पैदल जाना थोड़ा संभव नहीं होता। आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानोगे? तो अब हमें यही जानना है, कोई स्थान कितना दूर है, ये प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है। भाई ये जरूरी होता है कि कितनी दूरी है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। अगर ज्यादा दूरी है तो हमें किसी ना किसी क्या है, यातायात का साधन उपयोग करना पड़ेगा। साइकिल हो गई या मोटरसाइकिल या स्कूटी या फिर कार से, इनका हमें क्या है, उपयोग करना पड़ेगा। पैदल से चलकर जा सकते हैं, अगर कम दूरी है पैदल चल के जा सकते हैं। बस से जाना है कि रेलगाड़ी से जाना है, दूरी के हिसाब से। पानी के जहाज से भी हम एक अंदाजा लगाते हैं कि बहुत ज्यादा दूर है, यानी मतलब एक देश से दूसरे देश जाने के लिए भी। इस तरीके से वायुयान से जाना है, क्या कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। अंतरिक्ष यान आप समझते हैं, अब हमें चांद पे जाना है या
गया उस पे, तो उसके लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग करना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहली और भुजों की कक्षा में कमरे में बड़े-बड़े डेस्क हैं। आपके भी स्कूल्स में डेस्क होंगी, तो जिन पर 2-2 विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा भुजों एक डेस्क पर साथ-साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। मतलब वो आपस में लड़ते हैं कि भई तुम ज़्यादा हिस्से पर बैठे हो डेस्क के, इस तरीके से, और तुमने मतलब तुमने ज़्यादा जगह घेर रखी है और मैंने कम, इस तरीके से वो आपस में लड़ते हैं। तो ये इसलिए उनको लंबाई नापना क्या है, ज़रूरी। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया और डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। तो देखिए गिल्ली और डंडे से नापा गया है, गिल्ली और डंडा, देखिए ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पे गिल्ली, यहाँ पे डंडा है, ये गिल्ली है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करके उन्होंने नापा और बीच में एक क्या है, जगह बना दी। तो देखो मापने के लिए उन्होंने एक साधन का उपयोग किया। अब यहाँ चित्र 10 पॉइंट जो हमारा 10.2 है, में देखिए इन्होंने क्या किया है, गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया है। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये किया है। और ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। आप भी समझ रहे हैं, 2 गिल्लियां इस तरीके से, 2 डंडे, ये रहा एक और एक डंडा, एक और। अब ये 2 गिल्लियां, एक और ये यहाँ पे, तो 2 डंडों और 2 गिल्लियों के योग के बराबर है। और डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया। अब जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। अब आप समझ गए होंगे। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है। अब गिल्ली डंडा खो जाता है, अब कैसे मापे? अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। अब आप देखिए, अब यहाँ पे उसके पास गिल्ली डंडा का नया सेट है, तो आप खुद देख रहे होंगे पुराने जैसा माप का नहीं है, नया है। तो इसमें जो डंडा है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, पहले की अपेक्षा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे माप ढंग से नहीं हो पा रही है। तो देखिए अब इस तरीके से आगे, हेलो, जब जब डैश की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डैश की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे ये लगभग 2 डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो। यानी यहाँ पे 2 डंडे आ गए और यहाँ ये एक ही गिल्ली आ सकती है, बस इसके बराबर हो। और यहाँ पे यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? अब देखो कुछ डेस्क का भाग भी बच जाता है, उसमें ना अभी पूरा इस तरीके से लंबाई नहीं हुई है। देखिए आप इसमें, ये देखिए यहाँ से ये गिल्ली तो यहाँ तक हो रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा, ये बच गया है बच्चों, ये हिस्सा बच गया। अब इसको कैसे मापे, वो दोनों सोच रहे हैं अब क्या करें। तो आप पहली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप ले? तो आप ही बताइए बच्चों, कमेंट में जरूर करके बताइए कि आप क्या सुझाव देंगे। अगर आपसे अगर कहा जाए कि गिल्ली डंडा आपके पास ना हो तो आप डेस्क को किससे मापेंगे, तो आप जरूर मुझे ये लिख के दीजिए। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और उस पर 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी, यानी कि एक लंबाई लेंगे उस डोरी पे और 2 चिन्ह लगाएंगे। वे डेस्क की चौड़ाई चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। मतलब आप एक डोरी लें और उस पे 2 जगह मतलब ऐसे लें लाइन से, और उस पे हम क्या है माप सकते हैं इस तरीके से 2 भागों में। तो ऐसे ही उन्होंने किया।
वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा कर, एक चौथाई तथा आठवां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः पहली और बूझो डैश की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। यानी अब हम ना आधा चौथा आधा भी कर सकते हैं, चौथाई भी कर सकते हैं डोरी की सहायता से। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने को उपयोग करके और अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे तथा वह स्वयं भी भिन्न-भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुके कर चुका है। मतलब कि है ना, बूझो कई सारी चीजों को माप कर देख चुका है, प्रयास कर चुका है। तो देखिए, ऐसे अनेक अवसर आते हैं कि हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें काफी सारी चीजों की पड़ जाती है। दर्जी कपड़ा जब सीलता है तो भाई उसको लंबाई और सब कुछ मापना होता है बच्चों, कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है, मतलब जो वो सील रहा है उसके लिए पर्याप्त है अथवा नहीं है। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई कैसे करता है? माप के करता है, बिना मापे नहीं करेगा बच्चों। माप के ही उसको क्या है, बनाता है, ताकि यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई अथवा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल को जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि ये जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है, उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो उसके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। आप समझ रहे हैं? आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं, तो आप भी इस तरीके से लंबाई को बताएंगे। यह झाड़ू कितनी लंबी है, ये डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं। मतलब दोनों के बीच की, ये कितना लंबा है, ये कितनी दूर है, ये मतलब कितनी दूरी पर है। जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है, कितना समय, भाई समय भी तो हम ही यही लगाएंगे ना कि दूरी कितनी है, दूरी के हिसाब से समय भी लगता है। तो यही यही चीज है कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज के दोनों किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। दो स्थान पास पास भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो स्थान पर मेज रखी हैं दो आस पास, तो वो पास पास हो गई। दूर के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना या एक देश से दूसरे देश, तो वो भी दूर दूर होता है। आइए अब हम कुछ मापन ये जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। तो कुछ मापन करके देखते हैं बच्चों। क्रियाकलाप फर्स्ट करते हैं। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। समझ रहे हैं? अब आपको अपने पैर से या हाथ से ये लंबाइयां मापनी है। तो देखिए, पैर से क्या कर सकते हैं, पूरे कमरे की माप कर सकते हैं कि कितने कदमों में आप चले। तो इन्हें मापते समय ये संभव है कि आपको यह पता चलेगा कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा ये भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है, यानी कुछ भाग हिस्सा बच रहा है। तो कैसे? पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए और अपने प्रेक्षण को 10.1 जो सारणी है, ये टेबल है, इसमें लिखिए। तो कक्षा की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसको माप सकते हैं, इधर लिख सकते हैं बच्चों। एक क्रियाकलाप ये तो पैरों से हो गया। अब हम क्रियाकलाप सेकंड यानी एक्टिविटी जो सेकंड है उसको कर सकते हैं। समूह में कार्य कीजिए। इसमें भी आप समूह में कर सकते हैं। आप में प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मात्रक, ये बलिष्ठ होता है यानी हाथ, जो हथेली है आपकी,
उंगली जो उसमें फिंगर, इस तरीके से आप मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। इनकी हम माप सकते हैं। ज्यादातर ज्यादातर बच्चों, मैं तो यही करती हूँ, इसी तरीके से लंबाई को मापती हूँ। अब इसमें दिक्कत नहीं होती है। अगर इस तरीके से और कुछ हिस्सा बच भी जाता है तो हम उसमें 2 उंगली या 3 उंगली का कितना स्थान रह गया हम उसे माप सकते हैं। तो देखिए, मापन के लिए यह भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बलिस्तान के बराबर लंबी डोरी और इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। कुछ रह जाता है तो आप डोरी का भी अंश ले सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को किस में लिख सकते हैं? टेबल 10.2 में लिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि की तुलना करना है। यानी जो अज्ञात है अपनी ज्ञात राशि से, यानी अपने हाथ से या पैर से, उससे हम ये ज्ञात करते हैं कितनी दूरी है, और ये निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। यानी हम जिससे माप रहे हैं, जिस चीज से माप रहे हैं, चाहे हमारे हाथ के बलिस्तान से माप रहे हैं, है ना, बालिश से सॉरी माप रहे हैं, यानी हथेली, जिसको मैं ये कहूं कि हथेली का जो हिस्सा है और फिंगर जहां तक हमारी है उससे माप रहे हैं, और या फिर हम पैर से माप रहे हैं या हम डोरी के हिसाब से माप रहे हैं, तो ये जो मापा जा रहा है, जिससे राशि जो हम माप रहे हैं, तुलना की जा रही है, वो मात्रक है। वो क्या है? मात्रक। यानी किसी माप के परिमाण को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या में और दूसरे भाग को ली गई माप का मात्रक होता है। यानी एक भाग कितनी है, जैसे कि माप लिए हमने कि इतनी दूरी हो गई, और दूरी को हम फिर मात्रक द्वारा क्या है दर्शाते हैं, जैसे मीटर में, या फिर उसके आगे हम लगा दे, जैसे फुट, फुट से लिए हमने पैरों पैरों से लिए तो फुट, कितने फुट हुए तो फुट से माप सकते हैं। हमने कितने हमने कितने बालिस्त लिए तो बालिस्त, यानी ये हाथ की हथेली, तो वो बालिस्त लिख सकते हैं कि 4 बालिस्त या 5 बालिस्त, इस करके। तो वो बालिस्त जो शब्द है या फुट जो शब्द है बच्चों, वो मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक। अब डोरी ले रहे हैं, अब 1 मीटर की डोरी है, आप समझ रहे हैं। पहले हमने डोरी की माप ली कि 1 मीटर है, और उस 1 मीटर से हमने कोई डेस्क मापी या कोई मेज जो भी रखी है घर में उसको मापा, तो उसको माप रहे हैं तो 1 मीटर 1 मीटर ऐसे करके मान लीजिए 6 मीटर तक है, तो 6 मीटर लिखते हैं आगे, 6 मीटर का लिखते हैं कोई चीज है तो ये मीटर जो हम लगा रहे हैं वो क्या है बच्चों? एक तरीके की मात्रक है, और उसी मात्रक का उपयोग। तो मेज की चौड़ाई का मापन हम कैसे, तो मेज की चौड़ाई किसमें मापी है वो लिखेंगे, और फिर बालिस्तों की संख्या लिखते हैं। मान लीजिए कोई पहली मेज है, उसकी 4 बालिस्त हुई है, या 4 सहित 1/2 यानी 4.5 के बराबर हुई है, तो इसको लिख सकते हैं आप। और देखिए, उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर, समझ रहे हैं, 12 पैर की लंबाई के बराबर है, तो 12 एक संख्या है और पैर की लंबाई यानी फुट, फुट जो हो गए वो क्या हो गया? एक मात्रक हो गया। क्या हो गया बच्चों? मात्रक, जिसे मापन के लिए चुना गया है। ये हमने मापन के लिए उसे चुना है। अब जो हमारी टेबल थी 10.1 और 10.2 थी, उसमें अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए, और क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? यानी भाई कहा था ना कि ग्रुप में करना है, सभी बच्चों के बच्चे इसमें करेंगे, तो क्या सभी बच्चों के जो पैरों की जो लंबाई है वो बराबर आई है? बराबर माप आप भी जानते हैं कि पैरों की खुद की लंबाई क्या है, सबकी अलग अलग होती है। किसी को आप भी जूता देखें या चप्पल, ये 5 नंबर चप्पल आता है, किसी को 4 नंबर आता है, किसी को 2 नंबर आता है, किसी को या मतलब है ना 6 नंबर आता है। तो इस तरीके से तो सबका एक एक माप, क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों यानी कि जो हाथ हथेली है उससे मापा गया है, से मापी गई मेज की जो चौड़ाई है उसकी माप बराबर होगी? देखो, किसी की हथेली चौड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकते हैं ना, तो इस तरीके से सबके बराबर नहीं होंगे। शायद ये परिमाण कैसे आए? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं परिमाण कैसे आ सकते हैं? भिन्न भिन्न। अब
क्योंकि आपकी जो बालिस्त है वो लंबाई में आपके मित्र की बालिस्तों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई का मात्रा की भली भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं, तो वे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये लंबाई वास्तव में कितनी है। अगर हम ऐसे बताएंगे तो नहीं समझ पाएंगे कितनी लंबी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। यानी हमें भी पता होना चाहिए, अगर सही लंबाई मापने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि पैर की कितनी लंबाई है या हमारे हाथ की इसकी बालिश की कितनी लंबाई है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापने के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए कैसी हो, समान हो। यानी हमें ऐसे मात्रकों का उपयोग करना है जो सभी व्यक्तियों का कैसा हो, समान हो बच्चों। तो आज जो है अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं मापन के लिए मानक मात्रक जो हमारे हैं वो पढ़ाऊंगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपने इतना समझा होगा कि हमें दूरी मापने के लिए मात्रक की जरूरत होती है या कुछ साधनों से हम मतलब दूरियां निकालते हैं। तो मात्रक क्या होता है ये अभी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे आगे की क्लास। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बुधवार को नहीं, सॉरी, गुरुवार को लूंगी, गुरुवार को। ठीक है, तो आप जरूर उस पे क्लास में बने रखिए और तैयारी करिए। अब और भी मैं और अच्छी क्लास से जैसे कि बोर्ड या उस पे ही आपके लैपटॉप पे ही मैं उसमें लूंगी क्लासेस। थोड़ा सा समय लगेगा, अभी मैं थोड़ी बिजी टाइम चल रहा है मेरा थोड़ा, तो इसमें शेड्यूल बिजी शेड्यूल में मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी, जिसमें और आपके लिए जो अभी आ रही है प्रतियोगिताएं आ रही है, यशस्वी योजना आ रही है, नई नई छात्रवतियां जो जैसे श्रेष्ठा योजना छात्रवती भी आ रही है, जिसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत भी करनी है और अपना 10th लेवल तक का कोर्स भी कंप्लीट पूरा करना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरा पूरा का पूरा जो जीके एक पार्ट है उसमें जनरल साइंस भी पूरी आ जाती है। तो हमें उस लेवल तक का पढ़ना है, थोड़ा हाई लेवल को लेके, तो हम उसको भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो साइंस की क्लास में बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इससे संबंधित और भी नई नई वीडियोस लाऊंगी और भी क्लासेस लाऊंगी, तो वो किस समय अपलोड हो रही है, क्या आ रही है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके और आप क्लासेस को देख सकें। इसलिए आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं यहीं पे अब इजाजत लेती हूँ। थैंक यू।